आज क्लास 12th भारत लोग और अर्थव्यवस्था भाग 1 का ऐसा निचोड़ तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं कि अगर जो तुमने इस क्वेश्चन देख लिया, ये 100 एमसीक्यू देख लिया, तो एग्जाम में तुम लोगों के कोई भी प्रश्न नहीं फंसेंगे इससे रिलेटेड। ये मत सोचना कि सर का शकल नहीं दिख रहा है तो फिर ये पढ़ाई अच्छा नहीं हो गया। बहुत सारे के लोगों में माइंड में बैठ जाता है कि जैसे ही खोला तो देखा ऐसा, तो बंद कर देते हैं वो लोग। फिर वैसा वीडियो देखने के लिए वो लोग जाते हैं जहां पे शकल के साथ जो पढ़ा रहा हो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि सबको तुम लोग भूल जाओगे। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम लोगों की लाइफ इसी चैनल से झिंगा ला 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 होगी। नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे, कोई भी बचाने वाला तुम्हें नहीं आएगा। मैं ये 100 क्वेश्चन का ऐसा सीरीज लेकर आया हूं कि एग्जाम में मैं बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर जो इस सेक्शन से आया तो नहीं बचेगा। और क्लास 12th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। और रात भर क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम लोगों को बताऊं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यह है हमारा अध्याय 1, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि को लेकर कुछ क्वेश्चन है। और इस भाग के जितने भी अध्याय हैं सब 100 क्वेश्चन में मैंने डाल दिए हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और 100 क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। वो सारा का सारा हम लोग यहां पे देखेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। भारत में जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? सबका कमेंट, पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, जल्दी से कर। पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में सब लोग देगा मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। राइटिंग पैड जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ था, अब कनेक्ट जाके हो गया है। हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, थिकनेस को। भारत में जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? हमारे भारत में जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों का अंतराल उसमें होता है? तो मेरे बच्चों याद रखना, प्रत्येक 10 वर्ष का अंतराल होता है जनगणना का। कितना का अंतराल होता है? प्रत्येक 10 वर्ष। दूसरी बात की जाए तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। जी, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन 1881, कब? 1881 से इसे नियमित रूप से हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे भारत देश की जनसंख्या लगभग अब 150 करोड़ हो चुकी है। तो सबकी जनसंख्या करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती का काम हो गया है। क्या है? बहुत बड़ी चुनौती का काम हो गया है। भारत की कुल जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? यानी पूरी विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें भारत का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसमें से याद रखना 17.5%। पूरी विश्व, मान लो 100% जनसंख्या है तो 100 में 100 में 17.5 लोग यानी 17 से 18 लोग भारत में निवास करते हैं। और जबकि पूरी विश्व का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 2.4% भाग पूरा क्षेत्रफल है पूरे दुनिया का। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के आंकड़े के अनुसार बताओ कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करता है? तो याद रखना सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या। कितना? लेकिन अब बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन 2011 का जो आंकड़ा है वो 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और अगर जो पूछे भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे निचले स्थान पर? घनत्व होता क्या है? देखिए, जनसंख्या अलग मैटर है, जनसंख्या क्या है? एक अलग मैटर है, लेकिन जो घनत्व होता है वो अलग चीज होता है। घनत्व का मतलब है कि मान लो कोई एक ऐसा एरिया है, मान लो ये इतना बड़ा फील्ड है एक, और इतना बड़ा फील्ड है दो, इसमें 500 लोग रह रहे हैं और इसमें 200 लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर जो पूरे राज्य की बात की जाए तो इसमें 50 करोड़ जनसंख्या है, 50 करोड़ जनसंख्या है
और इस राज्य की बात की जाए तो 30 करोड़ जनसंख्या है, 30 करोड़ जनसंख्या है। तो अगर जो पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा राज्य में है तो राज्य ए बता देंगे, और राज्य बी में कम जनसंख्या। लेकिन घनत्व पूछे तो ये छोटा सा एरिया है, इसलिए इसमें 30 करोड़ लोग रह रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया में 200 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा घनत्व जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। इसलिए घनत्व का मतलब होता है कि एक एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, वो घनत्व की बात की जाती है। ठीक है, तो बताओ इसमें से चौथा का जो आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 17 लोग रह रहे हैं। वही बिहार की बात की जाए तो लगभग 1200 लोग ज्यादा होंगे, एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। सोच लो कितना अंतर है दोनों में। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितनी है, यानी पूरे भारत का पूछ रहा है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। औसत जनसंख्या घनत्व भारत की क्या है, तो याद रखना वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहता है। ये हमारा औसत घनत्व है। जनसंख्या का वितरण मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करता है, यानी जो जनसंख्या का वितरण होता है वो क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर वो निर्भर करता है। तो याद रखना ये जो निर्भर है वो होता है हमारा भौगोलिक कारक और सामाजिक आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब होता है जहां नदियां हो, जहां पे जो हमारा जमीन है वो समतल हो तो वहां पे लोग ज्यादा निवास करते हैं। जहां पहाड़ी एरिया हो, जंगली एरिया हो, वहां पे कम लोग निवास करते हैं, तो हमारा एक भौगोलिक कारण हो गया। और सामाजिक आर्थिक कारण का मतलब जहां समाज में लोग रह रहे हैं, जहां पे बहुत सारा आर्थिक समृद्धि है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जनसंख्या वृद्धि का दर किस अवधि में सबसे अधिक रही, यानी कौन सा ऐसा टाइम लाइन है जहां पे वृद्धि दर का मतलब होता है कि इसमें बताया जा रहा है कि देख लो कितना 50 से क्या 30 साल का डिफरेंस लिया, इसमें 20 साल का डिफरेंस है। तो वृद्धि का मतलब होता है कि हो सकता है 10 साल में 5% लोग बढ़ा, अगला 10 साल में 3% लोग बढ़ा, अगला 10 साल में 10% लोग बढ़ा, तो उसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसमें से कौन सा ऐसा टाइम में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रहा है, तो ये याद रखना 1951 से 1981 में सबसे ज्यादा लोग पैदा लिए थे, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा था। क्यों इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना का वर्ष, क्या जनगणना का वर्ष किसे कहा जाता है, यानी इसमें जनगणना का वर्ष हम किसे कहते हैं, तो याद रखना 1921 को जनगणना का वर्ष कहा जाता है। 1921 में पहले जनसंख्या की कमी या बहुत कम वृद्धि हुई थी, और 1921 के बाद लगातार वृद्धि होना जनसंख्या का शुरू हो गया था। यानी 1921 में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही कम हुई थी, और 1921 के बाद जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ी। तो याद रखना है हमें कि भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना का वर्ष कौन सा हम मानते हैं, 1921। निम्नलिखित में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि निम्नलिखित में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, कि सबसे कम लोग पैदा हुए थे उस समय, तो 2001 से 2011 याद रखना है। प्रवासन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाके बसते हैं उसको प्रवासन कहते हैं। की दृष्टि से भारत निम्नलिखित में से क्या है, तो इसमें भारत निम्नलिखित में से क्या है, तो हम इसका जो आंसर देंगे दोनों प्रवास का प्रवासन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का केंद्र भी है और अंतरराज्यीय प्रवासन का केंद्र भी है। यानी अंतरराष्ट्रीय का मतलब एक हमारे देश से लोग बाहर जाके बस रहे हैं या बाहर से लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो उसको अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का केंद्र कहते हैं। और अंतरराज्यीय का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जो ट्रैवल करते हैं उसकी बात हम करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में, यानी बिहार से सबसे अधिक प्रवास
किस राज्य की ओर हुआ है? यानी बिहार से सबसे ज्यादा और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में गए हैं, प्रवास कहां ज्यादा हुआ है? तो याद रखेंगे हम लोग पंजाब और हरियाणा। क्या रखेंगे? पंजाब और हरियाणा। ठीक है ना, क्योंकि हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने से उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे अधिक प्रवास पंजाब और हरियाणा में हुए थे। और ये चीज याद रखना, जो हरित क्रांति आई थी सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में ही सक्सेस हुई थी, बाकी जगह हरित क्रांति फेल हो गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुश फैक्टर का उदाहरण नहीं है? पुश फैक्टर का उदाहरण कौन सा कथन नहीं है, बताओ जल्दी से मुझे। तो बेहतर सब स्वास्थ्य सुविधाएं इसका उदाहरण नहीं माना जाता है। बेरोजगारी पुश फैक्टर को माना जाता है। पुश फैक्टर का मतलब होता है नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें, नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें। जैसे बेरोजगारी एक नकारात्मक चीज है, प्राकृतिक आपदाएं ये भी एक नकारात्मक चीज है, सामाजिक राजनीतिक उत्पीड़न ये भी एक नकारात्मक चीज है, उसी को हम पुश फैक्टर कहते हैं। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पुश फैक्टर में नहीं आएंगी, ये चीज याद रखना है। और अधिकतर भारतीय उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार और जीवन के लिए, जैसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है हमारे देश से लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या पर्यटन है, शिक्षा और रोजगार है, चिकित्सा उपचार है, या खेल कूद है? तो याद रखना मेरे बच्चों, शिक्षा और रोजगार इसका आंसर होगा। अधिकतर भारतीय उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार और जीवन स्तर के लिए लोग अमेरिका, कनाडा, यूके या मध्य पूर्वी देशों में प्रवास करते हैं। देशांतर प्रवास, अब ये क्या होता है देशांतर प्रवास? देशांतर प्रवास का मुख्य परिणाम क्या है, बताओ। देखो, देशांतर प्रवास का मतलब होता है कि गांव से शहर की तरफ जो लोग जाकर बस जाते हैं, रहने लगते हैं, उसी को हम लोग देशांतर प्रवास के नाम से जानते हैं। तो देशांतर प्रवास का मुख्य परिणाम क्या है? यानी ऐसा क्या है कि लोग गांव से शहर जाने के मजबूर हो गए हैं? क्या ग्रामीण आबादी बढ़ गई है? क्या शहरीकरण हो गया है? कृषि श्रमिकों की कमी हो गई है, तो क्या शहरों में कृषि श्रमिकों की जरूरत है? नहीं। साक्षरता की कमी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ग्रामीण आबादी क्या बढ़ गई है? नहीं। तो क्या है? शहरीकरण बढ़ते जा रहा है, जिससे लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या देशांतर प्रवास कहते हैं। गांव ही धीरे धीरे शहर बनता जा रहा है, उसको भी हम एक तरह से देशांतर प्रवास का नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, जनसंख्या को स्थिर करना था। स्थिर करने का मतलब होता है ना ज्यादा जनसंख्या बढ़े और ना ज्यादा जनसंख्या घटे, उसी का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य माना गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम बात करते हैं, तो जनसंख्या के आयु संरचना, क्या जनसंख्या के आयु संरचना में 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को क्या कहा जाता है? जैसे जो 0 से 14 वर्ष की आयु के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या वृद्ध जनसंख्या कहेंगे? क्या बूढ़ा जनसंख्या कहेंगे? नहीं सर, नहीं कहेंगे। कार्यक जनसंख्या करेंगे। कार्यक का मतलब क्या? ये लोग काम कर सकते हैं? नहीं सर, ये भी नहीं कहेंगे। बाल जनसंख्या कहेंगे। निर्भर जनसंख्या जिसको कहते हैं, क्या हम इसको ये कहेंगे? तो बिल्कुल बाल जनसंख्या कहते हैं, किशोर जनसंख्या नहीं होगा, क्योंकि किशोर जनसंख्या मेनली तौर से 0 से 5 साल के बीच में जो आता है उसको हम किशोर जनसंख्या कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो 0 से 14 वर्ष की आयु आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है परिवारों के ऊपर, इसलिए हमें बाल जनसंख्या कहते हैं। भारत में पुरुष और महिला लिंगानुपात किस दशक में लगातार सुधर रहा है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि अगर जो 1000 पुरुष है तो उस पर कितनी महिला हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि इससे कम महिला हैं। सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है। 1000 पुरुष पे लगभग 750 महिला हैं हरियाणा में, जो सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है। लेकिन बता रहा है इसमें कि लगातार कब से सुधर रहा है कि लोग
लड़कों की अपेक्षा बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो कब से ऐसा हो रहा है? तो याद रखना ये 2001 से हो रहा है। कब हो रहा है? 2001 से हो रहा है। 1991 में मेरे बच्चों 1000 पर 927 लड़कियां थी, 1000 लड़कों पर, पुरुषों पर 927 महिलाएं थी, लेकिन 2001 में ये बढ़कर 933 हो गई है। ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है, बट हाँ सुधार हुआ है, और 2011 में ये बढ़कर 940 हो गई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 2001 से क्या हो रहा है, लगातार अच्छी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। कोई कोई आंसर 1991 भी लगा देता है, तो लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, 1991 भी लग सकता है, क्योंकि यहां से लेकिन देख लो कम बढ़ा है लेकिन यहां ज्यादा बढ़ा है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, 2001 से ज्यादा स्थिति सुधर रही है। अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या। कौन सा आयु वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है? क्या सक्रिय जनसंख्या 0 से 14 वर्ष होगा? नहीं नहीं सर, नहीं होगा। तो कब होगा? 15 से लेकर 59 का जो एज होता है उसे हम आर्थिक सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि 14 साल से बच्चे जो बड़े होंगे वो काम कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। याद रखना इस चीजों को। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अभी हमने बात की थी सबसे कम कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश में है सर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं सर? तो 17 लोग रहते हैं सर। तो ज्यादा में कौन है मेरे भाई, ये बताओ ना, ज्यादा में कौन है? तो जो ज्यादा में है वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का घनत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन 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 रुको, एक ट्विस्ट है मेरे बच्चों। ट्विस्ट ये है कि नए डेटा के अनुसार बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया है। बिहार पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन ये जो डाटा है वो 2011 से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए अभी भी हम आंसर पश्चिम बंगाल को ही मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक जब उठाकर देखोगे तो। और जो इसका घनत्व है वो पश्चिम बंगाल का 1029 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में इस ईयर के अनुसार रह रहे हैं, और बिहार दूसरे नंबर पर है, बट बिहार अब पहले नंबर पर आ गया है। लेकिन तुम आंसर बिहार नहीं लगाओगे, वेस्ट चंपारण नहीं लगाओगे, अगर जो आंसर क्वेश्चन में आता है तो, मतलब क्वेश्चन आंसर में आता, अरे यार क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंफ्यूज आ जाता हूं मैं भी। क्वेश्चन नंबर 20, इस अध्याय का सबसे लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के चरणों में उच्च स्थिर चरण की विशेषता क्या है? उच्च स्थिर चरण की क्या विशेषता है बताओ मेरे बच्चों? तो जन्म दर उच्च होगा और मृत्यु दर भी क्या होगा? उच्च होगा। इसको हम उच्च स्थिर चरण कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी हुई रहेगी, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोगों की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो ये जनसंख्या को हम उच्च जनसंख्या स्तर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखना इस चीजों को। अब मैं ज्योग्राफी क्लास 12 का पार्ट 1 यानी भाग 1 किताब का ये अध्याय नंबर 2 है, जिसका नाम है मानव विकास, और ये भी एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो सेकेंड चैप्टर है उसका भी मैं पूरा का पूरा निचोड़ तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल वहां से उखाड़ कर तुम लोगों के सामने एकदम थोपड़ा पे रख दिया हूं कि पढ़ोगे बाबू तो एकदम लाइफ, अभी मैं बोल रहा हूं कि झिंगा लाला लाला हो जाएगी, नहीं तो किसी गली और नुक्कड़ में ऐसे ही घूमते रहना, कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा, एकदम बर्बाद हो जाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 और इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो प्रतिपादित किसने किया था मानव विकास की अवधारणा? तो याद रखना इसका जो नाम है वो क्या है, इसका जो नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। अमर्त्य सेन तो नहीं है, अमर्त्य सेन भी नहीं है, हाँ ये है डॉक्टर महबूब उल हक होंगे इसका आंसर। याद रखना ये क्या है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये कौन है? पाकिस्तानी
पाकिस्तानी अर्थ शास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक ने 1990 में, कब? 1990 में मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। याद रखना इस चीजों को। मानव विकास सूचकांक में कितने घटक होते हैं? मानव विकास सूचकांक अब होता क्या है? तो याद रखना, ये मानव विकास का मतलब होता है मानव की विकास की कुछ बातें कर रही होगी। तो जब मानव का विकास होगा वो क्या क्या फैक्टर होना चाहिए? तो सर, स्वास्थ्य होना चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए सर, शिक्षा होनी चाहिए सर, शिक्षा होनी चाहिए सर, और जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए सर, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए सर। तो मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य यह आधा था होगा। तो इसमें 3 ऐसे घटक हैं। कितने घटक होंगे? 3 घटक होंगे। कौन कौन से घटक होंगे मानव विकास सूचकांक में? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो याद हो जाएगा, ये बिल्कुल याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HDI का मतलब वही हो गया मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? अभी जब मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय भी है, बेरोजगारी दर मानव विकास सूचकांक में नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे बच्चों। एकदम कान खोलकर सुन लो। यानी कि ये जीवन स्तर को प्रभावित नहीं करती है, बट करती है, लेकिन माना नहीं गया है। भारत का विश्व में मानव विकास सूचकांक का रैंक क्या है? रैंक ये दर्शाता है कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो भारत का कितने नंबर आता है इसमें, किसमें नंबर आता है? तो याद रखना 132 नंबर आता है, यानी लगभग 196 देशों में भारत का नंबर 132वें नंबर पर आता है। ये भी याद, ये बात याद रखना रिपोर्ट में, ठीक है ना। और नीचे है हमारा केरल का भारत के राज्यों में मानव विकास सूचकांक का स्थान क्या है? यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय केरल का कैसा है? तो याद रखना अच्छा है, सबसे अच्छा माना जाता है, यानी केरल का पहला स्थान माना जाता है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है, जिससे यह भारत में मानव विकास के पहले स्थान पर काबिज है। बीमारू राज्य, सबसे ज्यादा बीमारू राज्य की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बीमारू राज्य में क्या औद्योगिक विकास होगा? नहीं होगा सर। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होगा? होगा सर। पर्यावरणीय समस्या होगी? होगा सर। सांस्कृतिक पिछड़ापन होगा? होगा सर। तो अब ऑप्शन क्या लगाएंगे सर? तो याद रखना ये सब नेचुरल चीजें हैं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। मेनली तौर पे बीमारू राज्य की जब बात हो तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन की बात होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सबसे तगड़ा जो है वो बी है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, से क्या तात्पर्य है भाई बच्चों? तो याद रखना इसका जो तात्पर्य है जन्म के समय अपेक्षित औसत आयु भी बताया जाता है। अच्छा, ये जीवन प्रत्याशा पूछा है, आर्थिक प्रत्याशा नहीं है, जीवन प्रत्याशा है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है तो तुम कितना लाइफ, कितना तुम्हारा एज जिंदा है, कितना दिन तक, कितने सालों तक तुम जिंदा रहते हो, उसकी बात की जा रही है। तो जन्म के समय अपेक्षित औसत आयु की ये बात की जाती है, यानी कि वर्तमान मृत्यु दर की स्थिति बनी रहे तो एक नवजात शिशु कितने जीवित रह सकता है, यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितना टाइम तक वो जीवित रहता है, उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी मैंने बात किया था किसकी बात? अब देखो यहां पे केरल हटा दिया है, तो जब केरल हटा दिया, अगर जो केरल ऑप्शन में होगा तो केरल आंसर मारेंगे, लेकिन जब केरल ऑप्शन, अच्छा है बी नंबर, तो केरल ऑप्शन में है तो केरल ही होगा, क्योंकि 28 नंबर का आंसर लगभग 94% में 94 लोग वहां पे पढ़े लिखे पाए जाते हैं, जो भारत का सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 की जब हम बात करते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय
कि गणना कैसे होती है। अरे भाई, प्रति व्यक्ति आय की मतलब है कि मान लो तुम एक घर में 10 लोग हो, क्या हो, 10 लोग हो, और एक तुम्हारे घर में एक ही लोग कमाने वाले हैं, एक ही लोग कमाने वाले हैं, और वो कितने कमा रहे हैं, मान लो 50,000 रुपया वो महीना कमा रहे हैं, 50,000 रुपया वो महीना कमा रहे हैं। तो जब तुम्हारा पूछेगा 10 लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो 50,000 में 10 से क्या कर देंगे, भाग देते हैं, यानी 5,000, यानी प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो हर एक लोग का 5,000 रुपया इनकम है, यानी बेचारा जो 50,000 कमा रहा है उसके हक में भी कितना आएगा, 5,000 ही आएगा। उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो कुल राष्ट्रीय आय भाई, कुल जनसंख्या, देखो जनसंख्या से भाग देते हैं, हमेशा याद रखना। और कुल राष्ट्रीय आय का मतलब तुम्हारे घर का जितना आय है उसकी बात हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होगा, ये आंसर याद रखना है। लिंग विकास सूचकांक का क्या मापता है? जब लिंग की बात आती है तो इसमें पुरुष और महिला की बात होती है, पुरुष और महिला की बात होती है, जिसी को लिंग विकास सूचकांक किसको नापता है? तो मेरे बच्चों याद रखना, पुरुषों और महिलाओं के विकास में अंतर को मापता है। लिंग की जब बात हो जाए तो पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं। मानव दरिद्रता सूचकांक में किसका माप नहीं किया जाता है? दरिद्रता सुनकर ही आ रहा होगा कुछ नेगेटिव चीजों की बात हो रही है। तो जब कुछ नेगेटिव चीजों की बात हो रही है तो दीर्घायु का अभाव, शिक्षा का अभाव, समग्र जीवन स्तर, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो याद रखना इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता। मानव दरिद्रता सूचकांक में याद रखना क्या क्या चीजें आती है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की कमी को मापा जाता है, और जीवन स्तर की कमी को मापा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को कभी भी नहीं मापा जाता है। इसकी कमी और इसकी कमी को मापा जाता है, लेकिन इसकी कमी को नहीं मापा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित होती है भाई? तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन बनाता है, बताओ कौन बनाता है? तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बनाता है, जो कि इंटरनेशनल है। क्या है? इंटरनेशनल एक संगठन है जो पूरे देश से सर्वे करता है, और उस सर्वे के आधार पर इसको मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 33 की जब हम बात करते हैं, किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? लिंग अनुपात का मतलब अभी भी मैं बता रहा हूं कि 100 मेल में कितने फीमेल हैं, कितने फीमेल हैं? तो सबसे कम कहां है? अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, हरियाणा में है। हरियाणा और पंजाब में लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में सबसे कम है, उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक, अब आ गया स्वास्थ्य की बात आ गई, में शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है? शिशु मृत्यु दर होता है कि एक साल तक, एक मान लो 100 बच्चा जन्म लिया, उसमें 5 मर गया एक साल के पहले, एक साल की बात की नहीं ली जाती है, एक साल के पहले मर गया तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो बताओ, तो शिशु मृत्यु दर भारत में क्या हो रही है? तो घट रही है। पहले बच्चे जन्म लेते के समय ज्यादा मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, बट अब नहीं होती है, तो भारत में घट रही है, इसकी हम बात करते हैं। और घटने का कारण क्या है? तो टीकाकरण हो रहा है भारत में, बच्चों को जन्मते के साथ सुई ठोक दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि हो रही है, पोषण में सुधार हो रहा है, इसलिए शिशु दर की मृत्यु घट रही है। ग्रामीण शहरी अंतर, अब ग्रामीण गांव और शहरों का जो अंतर है के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यानी गांव और शहर में जो अंतर है, शहर में जो अंतर है उसमें सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए क्या है? तो याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभी भी अभाव पाया जाता है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है। ये चीज याद रखना है, क्योंकि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, स्कूल, सड़कें और स्वच्छ पेयजल की क्या है? भारी कमी है। यही सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित याचिका पिल, यानी सार्वजनिक हित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में, ज्यादा टेंशन मत लो, 10 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो तुम लोग का खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट का ये लगेगा वीडियो बनाने में। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हित याचिका पिल की व्यवस्था किस विकास में सहायक है, कैसे सहायक है बताइए, बताओ जल्दी से। याद रखना, यह जनता के हितों की रक्षा के लिए कानूनी राह प्रशस्त करती है। पिल का मतलब होता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सर्वोच्च न्यायालय में तुम केस को दायर कर सकते हो। इसको हम पिल कहते हैं, इसको हम जनहित में दायर याचिका भी कहते हैं। किसी भी नागरिक या संस्था द्वारा जनहित में दायर याचिका को पिल कहा जाता है, जनहित में दायर याचिका। ठीक है ना, जिससे विकास को क्या होता है, सुनिश्चित किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति, क्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ जल्दी से, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और विकास, याद रखना इस चीजों को, ठीक है। नीति का उद्देश्य विदेशी पर निर्भरता कम करके देश में ही आधुनिक तकनीक विकसित करना है, उसी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति कहते हैं। स्वास्थ्य जीवन के लिए पोषण और स्वच्छता किस सूचकांक के अंतर्गत आता है, यानी हमारा जो स्वास्थ्य जीवन है जिसमें पोषण होना और स्वच्छता होना, इसमें किस सूचकांक, क्या आय में आएगा, नहीं, स्वास्थ्य में आएगा। हाँ सर, स्वास्थ्य सूचकांक में आएगा। पोषण और स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य सूचकांक में आता है, ये याद रखना। स्वस्थ जीवन के लिए पोषण, पानी और स्वच्छता जैसे कारक सीधे स्वास्थ्य सूचकांक से जुड़े होते हैं, याद रखना इस चीजों को। अक्षर ज्ञान, कौन सा ज्ञान, अक्षर ज्ञान योजना किससे संबंधित है। अक्षर का मतलब समझ ही रहे होगे कि हमें पढ़ना लिखना सीखना है, तो वो किससे होगा, तो साक्षरता अभियान से संबंधित होगा। अक्षर ज्ञान योजना जो है वो 15 से लेकर 35 वर्ष के लोगों यानी कि वर्ग की आयु को असाक्षर महिलाओं पर केंद्रित साक्षर मिशन है, कि जो 15 से 35 वर्ष की महिला हैं उन्हें हमें क्या करना है, साक्षर करना, उन्हें अक्षर का ज्ञान देना है। भारत में आर्थिक विकास और मानव विकास में क्या अंतर है। देखो, आर्थिक विकास पैसों की बात होती है कि तुम कितने धनीवान हो, और मानव विकास का मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, तुम्हारी परवरिश कैसी है, तुम्हारी संस्कृति कैसी है, तो वो मानव विकास में आती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है बताओ जल्दी से। याद रखना, आर्थिक विकास केवल धन पर केंद्रित है, मैंने बताया अभी, जबकि मानव विकास जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। और एक ट्रिक बता रहा हूं तुम लोगों का, अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता है तो जो भी ऑप्शन सबसे लंबा होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सबसे लंबा होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। इस चीजों को याद रखना मेरे बच्चों। अब मैं बात करता हूं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर अध्याय यानी अध्याय 3 की बात करता हूं, जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या संगठन भी तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और मैं पूरा एकदम निचोड़ कर लाया हूं एनसीईआरटी से सारा का सारा क्वेश्चन, जो तुम्हारा भाग्य को बदल कर रख देगा। तो चलो हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन के क्वेश्चन नंबर 1 और इस पूरे चैप्टर का 41 नंबर क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट्स अध्याय 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाकर अध्याय 1 और 2 देख ले। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो बताओ कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो ये याद रखना 65 से 67%। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की गणना कैसे की जाती है। लिंगानुपात का मतलब अभी भी मैं बता रहा हूं कि 100 पुरुष 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो किससे हम कैसे इसको निकालते हैं। तो याद रखना, महिलाएं सबसे ऊपर, पुरुष सबसे नीचे, अब मल्टीप्लाई यानी गुना 1000 से इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। भारत का समग्र लिंगानुपात 2011 क्या था, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिला पूरे भारत में थी उस समय 2011 के अनुसार। तो याद रखना 943, कितना, 943। बाल लिंगानुपात
यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 साल के बच्चे जो संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताओ जल्दी से। तो जो कथन सत्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह समग्र लिंगानुपात की तुलना में चिंताजनक रूप से कम माना गया है। देखो, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 साल में केवल 919 है, जो समग्र लिंगानुपात 943 से कम है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब ये है कि 0 से 6 साल के बच्चे की जब हम बात करते हैं तो मात्र 919 बच्चे ही हैं, लेकिन जब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं तो वो 943 हैं, जो कि चिंताजनक है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो। साक्षरता दर की गणना में किस आयु वर्ग के लिए की जाती है, माने कौन सा साक्षरता दर में गिना जाता है। तो बच्चे कब से पढ़ना शुरू करते हैं, 5 साल से अधिक की उम्र में पढ़ना शुरू करते हैं। तो कौन सा हम गिनेंगे, तो 7 वर्ष माना गया है भारत में, यानी 6 साल तक के बच्चे को नहीं गिना जाता है। 7 साल से बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उसको काउंट करके हम बताते हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 7 वर्ष और उससे अधिक। भारत में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, यानी पुरुष कितना पढ़ा लिखा है और महिला कितना पढ़ा लिखा हुआ है, किस प्रकार का यहाँ पे अंतर पाया गया है। तो याद रखना, पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से अधिक है, यानी पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं से। तो पुरुष की बात करते हैं तो 82% लोग, यानी 100 में से 82% भारत में पढ़े लिखे हैं, और महिला की बात करते हैं तो वो 65% है, 65% है। भारत की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार की है। श्रम शक्ति का मतलब हो गया काम, ठीक है ना। तो किस प्रकार की है, तो पुरुषों की तुलना में कम। श्रम शक्ति पुरुषों की तुलना में कम, यानी जितने पुरुष काम करते हैं उतना महिलाएं काम नहीं कर सकती है या करती हैं, ऐसा बताया गया है। व्यावसायिक संरचना में तृतीयक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है। याद रखना 3 क्षेत्र होता है, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। तो पहला क्षेत्र में कृषि आता है। पहला क्षेत्र में कौन आएगा, कृषि आएगा, खनन आएगा, ये सब पहला क्षेत्र में आता है। द्वितीयक जिसको बोलते हैं द्वितीयक, तो दूसरा में कौन आता है, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सामान की फैक्ट्री में बनना, फैक्ट्री में सामान का बनना, किसी चीज का कार बन रहा है या फिर कुरकुरे बन रहा है किसी कंपनी में, तो वो सब द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा, जैसे कोई नौकरी हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है ना, कॉल सेंटर, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो परिवहन, व्यापार, ये सब के सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखना, ये प्राथमिक क्षेत्र में है, ये प्राथमिक क्षेत्र में है, ये द्वितीयक क्षेत्र में है, और ये किस में है, तृतीयक क्षेत्र में है। भारत की व्यावसायिक संरचना में किस क्षेत्र की अधिक जनसंख्या कार्यरत है। सीधी सी बात है, कृषि में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, और कृषि जो है वो कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र मानी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र इसमें से कौन सा माना गया है। मक्का नहीं माना गया है, अमृतसर नहीं माना गया, सिखों के लिए है। श्रीनगर नहीं माना गया है, कौन सा, काशी यानी बनारस यानी काशी माना गया। हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र जो माना गया है वो वाराणसी माना गया है, सांस्कृतिक राजधानी और सबसे पवित्र नगर माना जाता है। भारत की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत लगभग कितना है। तो याद रखना है, हिंदुओं का प्रतिशत 80% जनसंख्या हिंदुओं का है 2011 के अनुसार। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बताओ भाषा कौन सी है। तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि अंग्रेजी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है। अनुसूचित जातियों, जिसको एससी शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब की संयुक्त जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी 100 लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो याद रखना 25%, यानी 100% में 100 में से 25 लोग इन दोनों जातियों में आते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी कि भाषा के अनुसार अब राज्यों का गठन किया जाना था, तो वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। 1956 में फजल अली आयोग द्वारा स्टार्ट हुआ था। कौन सा, फजल
अली आयोग, फजल अली आयोग द्वारा स्टार्ट हुआ था। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हो गया था, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी, इसलिए 1956 इसका आंसर होगा। भारत में युवा जनसंख्या, जो युवा जनसंख्या है, यूथ पॉपुलेशन है, किस आयु वर्ग में सबसे अधिक है? बताइए, सबसे ज्यादा मतलब जो जनसंख्या वो किस आयु वर्ग का भारत में सबसे ज्यादा है? तो 15 से 59 वर्ष के लोग में सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये है वर्तमान आबादी में। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सबसे अधिक सांद्रता वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातीय जो आदिवासी लोग यानी जनजातीय लोगों का कहां पे है? तो याद रखना वो मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, उसके बाद थर्ड नंबर पर उड़ीसा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, तो कौन सी ऐसी जनजाति है मेरे बच्चों? तो याद रखना चेंचू। चेंचू जो है वो आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। ठीक है ना, चेचू नाम का लड़का है जो अंधा है, चेचू नाम का लड़का है जो अंधा है, चेचू नाम का लड़का है जो अंधा है, अंधा से आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत लगभग कितना है? अंधा से आंध्र बनाया हूं, किसी की भाषा किसी का सामाजिक ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, ये सिर्फ ट्रिक से बताने के लिए है। भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? तो याद रखना इसका जो प्रतिशत है वो 14% है मुसलमानों का। ठीक है ना, ये याद रखना है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार, सबसे ज्यादा तो केरल। याद रखना बिहार में जो साक्षरता दर है वो 63.82% है। आदर्श जनसंख्या पिरामिड की आकृति कैसी होती है? देखो इस तरीके से होती है आदर्श जनसंख्या पिरामिड। यहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं इसकी जनसंख्या ज्यादा होती है, फिर कम होती जाती है, फिर कम होती जाती है, एक समय आता है कि कम हो जाता है। तो किस आकार का रहता है? तो याद रखना वो त्रिभुज आकार का होता है, चौड़ा आकार संकरा शीर्ष होता है, तो याद रखना है। अब मैं क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 1 का तुम लोगों के सामने चैप्टर 4 लेकर आया हूं। एकदम ढूंढ ढूंढ के एक क्वेश्चन को निकाला हूं कि जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है, वही क्वेश्चन मैं लेकर तुम लोगों के सामने आया हूं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा देख लोगे तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। और जो भी बच्चे अध्याय 1 से 3 तक नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है, मानव बस्तियां के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो मानव बस्तियां हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जो चैप्टर है वो मानव बस्तियां के ऊपर ही है, तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेटलमेंट जियोग्राफी कहते हैं। सेटलमेंट जियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। मानव बस्तियां के अध्ययन को मानव बस्ती भूगोल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मानव, कभी कभी ऐसे पूछता है इंग्लिश में ही, मानव बस्ती भूगोल, ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगा सकते हो। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है प्राथमिक कार्यों पर आधारित। प्राथमिक कार्य अभी मैंने बताया था, कृषि, खनन, ये सारी की सारी चीजों पर आधारित है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता। भारत में शहर या नगर को भारतीय जनगणना परिभाषा के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या जो होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए। यानी भारत में शहर या नगर की भारतीय जनगणना परिभाषा, यानी तभी हम उसको शहर या नगर मानेंगे जब वहां की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। टाउन या सिटी में मुख्य अंतर कितना लोग नहीं समझते हैं, एक ही को बोल देते हैं, पटना सिटी है, दिल्ली सिटी है, दिल्ली टाउन है। तो टाउन और सिटी में अंतर क्या होता है ये बताओ मुझे। तो अंतर जो होता है जनसंख्या का आकार और कार्य, ये दोनों का अंतर होता है टाउन और सिटी में। टाउन जो होते हैं, सीख लो आज, टाउन जो होते हैं छोटे
शहरी केंद्र होते हैं, टाउन छोटे शहरी केंद्र होते हैं, और जबकि सिटी जो होती है बड़े आकार की जनसंख्या होती है, बड़े आकार की जनसंख्या को हम सिटी कहते हैं। तो पटना क्या हो गया, एक सिटी हो जाएगा। लेकिन अगर जो मैं किसी छोटे शहर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टाउन हो जाएगा। तो जनसंख्या और कार्य के अनुसार टाउन और सिटी में बांटते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बस्ती का उदाहरण है। अब ये रैखिक बस्ती क्या होता है भाई, रैखिक बस्ती होता क्या है बताओ जल्दी से। देखो, रैखिक बस्तियों का मतलब होता है जब जब किसी नदी, सड़क या घाटी, सड़क या घाटी के समानांतर स्थित होती है। जैसे ये नदी है तो यहां पे लोग बस जाते हैं लगातार, ये नहीं कि इधर इधर बसेंगे, नहीं, यहां बस जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बस्ती कहते हैं। पहाड़ पे देखते हो एक ही जगह घर ऐसे ऐसे बना रहेगा, इसी को हम रैखिक बस्ती का नाम देते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घाटी के साथ बसी बस्ती को हम लोग रैखिक बस्ती कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। स्टार आकार की बस्तियां कहां पाई जाती है। स्टार आकार कुछ इस तरीके का होता है। तो ऐसी बस्तियां कहां पाई जाती है, इधर बस्ती होता है मील बीच रूप में मेन चौराहा, ये गोलंबर होता है जहां सारे लोग आके एक बार मिलते हैं, मिलते मतलब यहां होता है। तो वो कहां पे पाया जाता है बताओ जल्दी से, बस्तियां कहां पे मिलेगी स्टार आकार की। तो याद रखना, यहां पे सड़क मार्ग के चौराहे पर, सड़क मार्ग के, अभी मैंने बताया था सड़क मार्ग के चौराहे पर। ठीक है। भारत में महानगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। भारत में 4 महानगर है, कलकत्ता जिसको कोलकाता कहते हैं अब हम, मुंबई, दिल्ली और मद्रास जिसको चेन्नई बोला गया है, चेन्नई। तो ये 4 महानगर हमारे देश में है। तो महानगर बनने के लिए कितनी जनसंख्या होना जरूरी है, मतलब माना गया है तो 10 लाख से अधिक। पटना भी अब एक महानगर हो गया है क्योंकि पटना की जनसंख्या 10 लाख से क्रॉस कर चुकी है। निम्न में से कौन सा शहर मेगा सिटी की श्रेणी में आता है बताओ, इसमें से मेगा सिटी की श्रेणी में आता है। तो मुंबई को हम मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। मेगा सिटी वो होते हैं जिसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा हो, उसको हम मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अब ये महानगर से मेगा सिटी बन गया क्योंकि 50 लाख से ज्यादा की जनसंख्या यहां पे हो गई है। याद रखना इस चीजों को। भारत के संदर्भ में शहरीकरण की गति कैसी होती है। जब कोई गांव से कुछ शहर बनता है तो उसकी गति कैसी होती है भारत में बताओ जल्दी से। तो धीमी होती है, यानी ये नहीं कि ये गांव है एकदम रातों रात शहर बन गया, नहीं, धीरे धीरे बहुत लंबा समय लगता है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी बताओ जल्दी से। तो 2015 में हुई थी। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। शहरी समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या क्या है। तो शहरी समस्याओं में सबसे ज्यादा आवास की कमी है और स्लम है, स्लम का मतलब झोपड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो शहरी समस्याओं की सबसे प्रमुख समस्या मानी जाती है। सैटेलाइट टाउन, कौन सा टाउन, सैटेलाइट टाउन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए जल्दी से। सैटेलाइट टाउन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य शहर पर जनसंख्या का बोझ कम करना। देखो मान लो ये पटना है, अब पटना पे बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया तो इसके बगल में ग्रेटर पटना हम बसाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट सिटी। तो सैटेलाइट टाउन या बोलेंगे। तो सैटेलाइट टाउन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य शहर पर जनसंख्या का बोझ को क्या करना, कम करना। इसके बगल बगल में छोटा छोटा और सिटी को बसा देना। कौन सा शहर पोर्ट टाउन का उदाहरण है, इसमें से कौन सा पोर्ट टाउन का उदाहरण है बताओ। तो याद रखना जयपुर क्या पोर्ट टाउन है। पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे पानी का जहाज आके रुकता हो। नहीं नहीं, तो क्या होगा, कोलकाता होगा। हुगली नदी पर, कोलकाता की कौन सी नदी पर, हुगली नदी पर। हुगली नदी पर एक प्रमुख बंदरगाह है जिसको हम बंदरगाह शहर भी कहते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शहरीकरण से क्या संबंधित है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है नए शहरों का निर्माण। जैसे गुरुग्राम को नए शहरों का निर्माण
किया गया है। यानी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में खाली भूमि पर पूरी तरह से नए शहरों की योजना बनाई जाती है। जैसे धोलेरा, धोलेरा गुजरात में एक शहर बन रहा है, बिल्कुल सुंदर शहर, एकदम प्लानिंग के साथ उसको बसाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं नए शहरों का निर्माण को हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। अभी फिलहाल में गुरुग्राम है। भारत की बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, बताइए जल्दी से। तो याद रखना, प्रशासनिक मुख्यालय, ये तो इसकी सर्विस सेंटर को हम बोलते हैं। अच्छा ये वाला है, भारत की बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो आर्थिक कार्यों और सेवाओं के आधार पर किया जाता है। याद रखना, बस्तियों का वर्गीकरण उनके मुख्य कार्य के आधार पर, जैसे खनन नगरी, व्यापारी नगरी, धार्मिक नगरी, तो उसके आधार पर किया जाता है। सर्विस सेंटर का क्या उदाहरण है, बताओ जल्दी से। सर्विस सेंटर का जो उदाहरण है वो प्रशासनिक मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय जैसे जिला मुख्यालय, उसको हम सर्विस सेंटर के नाम से जानते हैं। भारत में जनजातीय बस्तियां कहां पर बहुतायता में पाई जाती हैं, यानी जनजातीय बस्तियां वहां पे बहुत संख्या में पाई जाती है, तो कहां पे पाई जाती है, तो मध्य भारत, अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग रहते हैं, और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और हम बात करते हैं भारत में कॉटेज उद्योग से जुड़ी बस्तियां किस प्रकार की है, तो जो कॉटेज उद्योग का मतलब होता है वो ग्रामीण बस्तियां में सबसे ज्यादा होती है। जैसे कॉटेज उद्योग, घरेलू उद्योग भी हम इसको कहते हैं, घरेलू उद्योग भी कॉटेज उद्योग को कहा जाता है, जिसमें कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन आदि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही पनपते हैं, उसी को हम लोग कॉटेज उद्योग के नाम से जानते हैं। काउंटर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरीकरण। काउंटर अर्बनाइजेशन क्या है, तो जो काउंटर अर्बनाइजेशन है वो शहरी से ग्रामीण प्रवास, क्या होगा, शहरी से ग्रामीण प्रवास, यानी शांत वातावरण की तलाश, जिसको काउंटर अर्बनाइजेशन कहते हैं। लोग ऊब जाते हैं शहरों में तो गांव की तरफ भागते हैं, उसी को काउंटर अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, भारत में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, क्या चीज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो याद रखना टीसीपीओ बोलते हैं, जिसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये वो सरकार का संगठन है जो शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में सहायता को प्रदान करता है। अब मैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत में परिवहन, संचार और व्यापार। पूरा का पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं कि एग्जाम में जब बैठोगे तो बोलोगे गुरुमेट जिंदाबाद, गुरुमेट जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और गुरुमेट जिंदाबाद रहेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका है 81 नंबर क्वेश्चन पूरे का, यानी कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सड़कों की कुल लंबाई में सबसे अधिक हिस्सा किसका है, बताओ जल्दी से। तो जो सबसे अधिक जिला सड़कें का सबसे अधिक वो है, लगभग भारत में सड़कों में जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें सबसे अधिक हैं। लगभग 80 से 85% जो सड़क है वो जिला सड़क या ग्रामीण सड़क ही है पूरे भारत में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्या चीज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन 4 महानगरों को जोड़ता है, बताओ जल्दी से। अरे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी कौन सा ऐसा कुछ इस तरीके से 4 महानगर को वो जोड़ रहा है, हाईवे है, यानी कि एनएच हाईवे है, वो 4 नगर को जोड़ रहा है, जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कौन ऐसे 4 महानगर हैं, तो याद रखना ये जो 4 महानगर हैं वो है हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो हमारे मेगा सिटी हैं, बस वही याद कर लो। ठीक है, ये जोड़ने वाला, लेकिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ने वाला 6 लेन का राजमार्ग है, यानी 3 लेन इधर, देखते हो बीच में ऐसे करके पेड़ पौधा लगाया जाता है, 3 लेन इधर, जिसको 6 लेन राजमार्ग कहते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा
किन दो शहरों को जोड़ता है बताइए। उत्तर दक्षिण गलियारा का मतलब है हमारा जो देश है, इधर श्रीनगर है और नीचे क्या है, कन्याकुमारी है। तो किन दोनों जगह को जोड़ेगा, तो कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ ढूंढो, यानी श्रीनगर कन्याकुमारी, जिसको हम उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ऊपर कश्मीर को श्रीनगर से, नीचे कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में पड़ता है, उसको जोड़ता है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रेलवे जोन किसको माना जाता है, तो पूर्वी रेलवे को सबसे बड़ा रेल जोन माना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी रेलवे का सबसे बड़ा, लेकिन परंपरागत रूप से पूर्वी रेलवे भी बड़े क्षेत्र में माने जाते हैं। भारत का पहला यात्री ट्रेन कब और कहां चली थी, यानी पहली ट्रेन जो है जिसमें लोग बैठकर सवार किए थे, वो पहली बार कब चली थी, कहां चली थी, तो 1853 में चली थी और मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, कहां चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई के बोरी बंदर से। मुंबई का भी एक जगह नाम है बोरी बंदर, क्या चीज, बोरी बंदर। बोरी बंदर से ठाणे एक जगह है, वहां तक चली थी। कोंकण रेलवे किस राज्यों को जोड़ता है, जो कोंकण रेलवे है वो किस राज्यों को जोड़ता है, तो याद रखना महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण रेलवे जोड़ता है। देखो, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। तटीय का मतलब समुद्र से बिल्कुल बगल से होके ये रेलवे लाइन गुजरती है। जो पश्चिम घाट को एक इंजीनियरिंग का चमत्कार भी मानते हैं, इसलिए इसे कोंकण रेलवे का नाम दिया गया है। भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे ज्यादा व्यस्त, तो सीधी सी बात है ये जो है वो हावड़ा जंक्शन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। ठीक है, यानी दैनिक यात्रियों की संख्या के आधार पर हावड़ा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई सेंट्रल बोला गया है वो माना गया, बट हावड़ा जंक्शन टिक करोगे तुम लोग। भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है, इसमें से बताइए। हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी विदेशों से जो सबसे ज्यादा सामान आता है, कौन सा बंदरगाह पर आता है और महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये गुजरात का, नहीं गुजरात नहीं है इसमें, अच्छा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नवी सेवा के नाम से भी जानते, JNPT पोर्ट भी बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी बोलेगा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, कंटेनर बंदरगाह, फिर भी यही नाम लोगे। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन किससे संबंधित है, मतलब पूरा एक पाइप बिछा दिया गया है इन तीनों शहर, तो किससे संबंधित है बताओ जल्दी से। कि जो संबंधित है वो याद रखना, वो संबंधित है प्राकृतिक गैस परिवहन, यानी पाइपलाइन बिछाएगा उसमें गैस सप्लाई होता है इन तीनों जगह से। ठीक है ना, याद रखना। अच्छा 88, 89, 90, 2 क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ से वो हो गया है, प्रिंटिंग नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। भारत के कुल व्यापार आयात और निर्यात में समुद्री मार्ग का योगदान लगभग कितना है। देखो, आयात का मतलब विदेश से जो सामान आता है उसको आयात कहते हैं, और जो हम लोग विदेश को भेजते हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। तो कुल व्यापार का समुद्री मार्ग से हम लोग कितना सामान मंगाते हैं और कितना भेजते हैं, कितना प्रतिशत, तो ये प्रतिशत याद रखना, जो प्रतिशत होगा वो 95% होगा समुद्री मार्ग से, और बाकी जो 5% बचता है उसके कार्गो एरोप्लेन से भेजा जाता है। ठीक है, भारत का आयात निर्यात संतुलन, यानी कि कितना चीज हम भेज रहे हैं, कितना चीज अपने देश में ला रहे हैं, आमतौर पर कैसा रहता है बताइए जल्दी से। तो याद रखना नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब हम विदेश से चीजों को ज्यादा मंगा रहे हैं और भेज कम रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, कंजप्शन बहुत है। भारत में सबसे अधिक निर्यात किस वस्तु का होता है, तो निर्यात जो होता है यानी हम किस चीजों को बाहर सबसे ज्यादा भेजते हैं,
तो इंजीनियरिंग वस्तुएं भेजते हैं। पेट्रोलियम का उत्पाद सबसे ज्यादा हम दूसरे देश को सप्लाई करते हैं। भारत में संचार का सबसे बड़ा साधन क्या है? संचार का मतलब हम सबसे बड़ा चीज जो यूज करते हैं संचार में, वो कौन सा यूज करते हैं? याद रखना, इंटरनेट और मोबाइल सबसे ज्यादा यूज होता है भारत में। अब रेडियो, दूरदर्शन, डाक सेवा कम यूज होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल कहते हैं, किस क्षेत्र में काम करता है? तो टेलीफोन और ब्रॉडबैंड में काम करता है। किससे काम करता है? टेलीफोन और ब्रॉडबैंड काम करता है। भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। ठीक है। ई पोस्ट सेवा किससे संबंधित है? तो जैसे ही पोस्ट ऑफिस आ गया तो यानी भारतीय डाक को हम टिक करेंगे। ठीक है ना। भारत का विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा है? तो चीन और अमेरिका है। सबसे ज्यादा हम अपने वस्तुओं को चीन और अमेरिका में भेजते हैं और वहीं से अपने देश में सबसे ज्यादा वस्तुओं को मंगाते हैं। तो याद रखना। तो ज्योग्राफी का पार्ट 1 यानी भाग 1 बुक का मैंने पूरा का पूरा 12th क्लास का निचोड़ दे दिया है। अब पार्ट 2 जो बुक है उसका निचोड़ नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं। बस क्वेश्चन रेडी हो रहा है उसका। मैं बता रहा हूं कि सब क्वेश्चन पढ़ लोगे, एग्जाम में कोई भी एग्जाम में तुम लोग नहीं फंसोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रहो, मस्त रहो, मगन रहो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए उमंग और नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।